बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। दो अहम मामलात हैं जी। एक तो फ़ौज के ऊपर हमला जो कि शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ या नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर हुआ, जिसमें 7 हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के लोग हैं इंक्लूडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल, उन्होंने जाम शहादत नोश किया है और साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं उनको खुडे लाइन लगा दिया गया है उनकी पार्टी की तरफ से। जो फैसला जो है ख़राब होता है उसको उनके सर के ऊपर थोप दिया जाता है और वो अंदर जेल के अंदर बैठे होते हैं। तो कोशिश ये करते हैं कि पता ये चले कि यार हाँ, मैं ही फैसले कर रहा हूँ, बेशक फैसले जो हैं वो किसी और ने किए हों। तो बहुत कोशिश की जाती है ये जिताने की कि इमरान खान साहब ही फैसले कर रहे हैं। वो अंदर से कोई और बात कर रहे होते हैं, बाहर कोई और बात हो रही होती है पार्टी की। मैं आपको इसको बाकायदा एग्जाम्पल से बताऊंगा कि इमरान खान साहब को खुडे लाइन बाकायदा तौर पर लगा दिया गया और पार्टी के मामलात जो हैं वो कोई और चला रहा है। अच्छा, अब सबसे पहले जो शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हमला हुआ है उसके हवाले से आपको अपडेट करना है। खौफनाक किस्म का हमला था। इसमें एक गाड़ी भी इस्तेमाल की गई जो बारूद से भरी हुई थी। खुदकुश बम्बार जो थे वो इसके अंदर शामिल थे जिन्होंने हमले किए। जिस बिल्डिंग के अंदर ये चौकी जो बनाई हुई थी या जो जहाँ पे हमारे लोग मौजूद थे, फ़ौज के लोग मौजूद थे, उसका एक पोर्शन गिर गया। जो धमाके किए गए वो इतने खौफनाक थे कि जो करीबी मार्केट थी उसकी दुकानों के शटर जग तक जो थे वो उखड़ गए, शीशे जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए। तो बहुत खौफनाक किस्म का हमला किया गया। तो जो ISPR की तरफ से डिटेल्स आ रही हैं उसमें जो बाद में ऑपरेशन किया गया उसमें 6 दहशतगर्द जो हमला आवर थे उसमें उनको हलाक कर दिया गया है। ये लोग हैं कौन? शुमाली वज़ीरिस्तान का मसला क्या है? पहले भी बहुत ऑपरेशंस हुए थे और उसमें जनरल राहील शरीफ ने एक बाकायदा तौर पर बड़ा मुनज़्ज़म ऑपरेशन किया था। उससे पहले जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जब मौजूद थे तो शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर उस तरह फोकस नहीं था। सवात वगैरह क्लियर किया गया था और एजेंसीज से जो है वो मिलिटेंट्स को भगाया गया था। लेकिन शुमाली वज़ीरिस्तान के ऊपर जनरल इशफाक परवेज़ कियानी साहब ने इतना फोकस नहीं किया था। प्रॉबली उनका ख्याल था कि फ़ौज जो है वो पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है इन ऑपरेशंस के अंदर और शुमाली वज़ीरिस्तान का महाज खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जनरल राहील शरीफ जब आए तो एक फुल फ्लेज्ड जो था ऑपरेशन किया गया। वो खुद भी वहाँ पे जाते रहे और वहाँ पे लोगों को निकाला भी गया। तकरीबन 5 लाख के करीब लोग जो हैं वहाँ से निकले शुमाली वज़ीरिस्तान से और घुमसान का रंग पड़ा था। मैं क्योंकि वहाँ पे खुद गया हुआ हूँ उन दिनों के अंदर ऑपरेशंस चल रहे थे, तो रज़मक, मकीन, लड्डा, बहुत खौफनाक किस्म की ये लड़ाई थी क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान जो है उमूमी तौर पर इसको पाकिस्तान तहरीक तालिबान और उसके अलावा जो दीगर मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उसको इस्तेमाल करते थे। और जो रवाबित हैं पाकिस्तान तहरीक तालिबान के अफ़गान तालिबान के साथ वो भी आड़े आ रहे हैं हमारे। और बावजूद कोशिशों के कि पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान से ये मसला उठाया है कि भाई ये लोग जो हैं भाग के चले जाते हैं और आपके मुल्क के जाके पनाह लेते हैं और आप जो हैं फिर वो हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहते हैं क्योंकि 10 साल हो गए हैं आपकी इनसे बड़े करीबी रवाबत हैं। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अखुनज़ादा साहब जो हैं, जो हैबतुल्लाह अखुनज़ादा, उनके पर बैत की हुई है उन्होंने और वो उसको लेवरेज को इस्तेमाल करते हैं और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान जहाँ पे बम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ इन्होंने लगाई हुई थी, जहाँ पे लोगों को अगवा करके रखा जाता था, जहाँ पे टनल्स इन्होंने बनाई हुई हैं। तो ये एक ऐसे मोर्चे के तौर पर या ऐसे हेडक्वार्टर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है ट्रेडिशनली, जो कि इनके लिए बहुत कारआमद और मुफीद साबित होता है। और इसकी जो कुर्बत है अफ़गानिस्तान से उसमें इनको सेफ़ हेवन्स मिल जाती हैं मिलिटेंट्स को और ये वहाँ से निकल के चले जाते हैं, वहाँ से निकल के आ जाते हैं और फिर वहाँ जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ पे जाके ये सेंचुरी ले लेते हैं। तो ये शुमाली वज़ीरिस्तान के हवाले से अगर आप खबरें देखें तो ये पाकिस्तान का कैंसर आपको लगता है मालूम होगा कि ये जगह जो है बन चुकी हुई है। और जो लोग हैं वहाँ पे उन्होंने बहुत सफ़र किए, उनके घर तबाह हो गए, दुकानें चली गई, कारोबार चले गए।
उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई, लेकिन एक दफ़ा जब डैमेज हो जाता है ना जी, उसका फिर नुकसान पूरा करने के लिए फिर शायद ही सारी ज़िंदगी जो है वो पूरा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान भी हुआ। तो हल क्या है अब इसका? हल जो है वो पाकिस्तान जो है वो गाहे बगाहे बात करता रहता है अफ़गानिस्तान से, तो मेरा ख्याल है वो टॉफ़ी शॉफ़ी दे देते हैं हमें। कभी वो कहते हैं कि जाके खुद आप उनसे बात कर लें, कभी कहते हैं कि पीस एग्रीमेंट कर लें, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर मामलात को सीधा करना है तो फिर तकलीफ दे मराहिल से तो गुजरना होगा। वैसे भी जहाँ पे वज़ीरिस्तान में मामलात चल रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो जिस तरह का ऑपरेशन पहले किया गया था, उस ऑपरेशन के अंदर जनरल राहील शरीफ साहब के दौर में एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था, जिसको वो कहते हैं ना सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट्स। तो इतने ज़्यादा एंट्रेंच्ड थे या इतने ज़्यादा वो खुबे हुए थे अफगानिस्तान के अंदर, वज़ीरिस्तान के अंदर, कि पहले एयर ऑपरेशन किया गया, टारगेट्स को सॉफ्ट किया गया, फिर ग्राउंड ट्रूप्स जो थे वो मूव इन किए और उसके बाद इन लोगों को मारा गया। और ज़्यादातर जो इनकी लीडरशिप थी उन्होंने जाके अपने भाइयों के पास, अफगान तालिबान के पास पनाह ले ली थी। और अब ये फिर जो है लोग इकट्ठे कॉन्सेंट्रेट हो गए और ये कार्रवाइयाँ करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और ये कार्रवाइयाँ जो हैं आम कार्रवाइयाँ नहीं, ये बड़ी वेल थॉट आउट प्लैंड किस्म की ये कार्रवाइयाँ जो कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने अफ़गान तालिबान से, दूसरे नेटवर्क से बहुत कुछ सीखा है। और उसमें आईईडीज़ बनाना, यानी कि ऐसे बॉम्ब्स बनाना जो कि आम तौर पर कन्वेंशनल नहीं होते, गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगाना, मोटरसाइकिल के अंदर बॉम्ब लगाना, प्रेशर कुकर्स के अंदर आईईडीज़ बनाना और उनको ज़मीन के अंदर दफनाना, तो ताकि मैक्सिमम नुकसान जो है वो किया जा सके। ये तमाम लोग ये कारोबार करते हैं। और जब तो मैं कहता हूँ कि इन्होंने उधर से अफ़गानिस्तान से बहुत कुछ सीखा है, तो जो हक्कानी नेटवर्क वगैरह जब अमेरिकन के साथ वो लड़ाई कर रहे होते थे, तो उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने भी इसमें जिद्दत लेकर आए थे, जिसके अंदर मोटरसाइकिल्स के ऊपर बॉम्बिंग करते थे, उसको बना के उसके अंदर बॉम्ब्स लगा के कॉन्वॉयस को हिट करते थे। तो वही आपको कार्रवाइयाँ जो हैं यहाँ पे भी नज़र आती हैं और मुश्किल हालात इन्होंने पैदा किए हुए हैं। तो फॉर वंस एंड फॉर ऑल, अगर आपने ऑपरेशन करना है तो फिर लीडरशिप को टारगेट करना होगा। अगर आपने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का सफाया करना है तो फिर वो कहते हैं ना जी, सांप का सर कुचलना पड़ेगा। और उसके लिए फिर अफगानिस्तान अगर आड़े आता है तो फिर उन, अगर वो आम तरीके से बात नहीं समझते, तो फिर उनको जिस तरह भी ये बात समझानी चाहिए ना जी। एक तरफ वो आप देखें, वो मिलिट्री कैंपेन जब करते हैं इसराइल, तो वो बच्चों को, मासूम बच्चों को, फरिश्तों को जो है वो नाहक बेगुनाह खून बहा रहे हैं। क्योंकि हमास ने पता नहीं क्या किया था, क्या नहीं किया, मुझे तो आज तक समझ नहीं आ सकी उन्होंने किस किस्म का ऑपरेशन किया था या उनसे करवाया गया था। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर 2023 के अंदर ये मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए थे और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फाटा के मर्जर के बाद ये लोग कहते ये हैं, जैसे हाफिज़ गुल बहादुर जैसे लोग जो हैं, जो कि अब साइड जो है चेंज कर चुके हैं। ट्रेडिशनली हाफिज़ गुल बहादुर का जो ग्रुप होता था वो फैसिलिटेट करते थे पाक फ़ौज को, लेकिन अब वो वैसे नहीं रहे हुए हैं। वो भी जो है उनके पीछे लगे हुए हैं और डिमांड ये है कि जी वो जो सेमी ऑटोनमस फाटा का, पहले वाले फाटा का आपको केपी के अंदर मर्ज कर दिए गए हैं ये सारे, वो स्टेटस बहाल करें। नित नए बहाने बना के ये कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी की करते हैं। नंबर वन, फंडिंग कहाँ से आ रही है आपको ये सस्टेन करने के लिए? बम, बारूद, बंदूक, पेट पालना, गाड़ियाँ, धमाके, ये वैसे तो नहीं होते। ये आपको फंडिंग होती है तो होती है, और फंडिंग भी आपको तगड़ी फंडिंग चाहिए होती है। लाओ लश्कर के साथ लोगों को सपोर्ट करना होता है, और जिनको आप ठीक ठाक किस्म के पैसे देते हैं, बोबे देते हैं, तो वो ये कार्रवाइयाँ करते हैं। तो कहाँ से पैसे आ रहे हैं? तो इंडिया वाले जो हैं वो इनकी एम्बेसीज जो है तालिबान की वहाँ पे खोलते फिर रहे हैं, और दीगर ममालिक जो हैं वो इस खत्े के अंदर जो है वो चाहते नहीं हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए और फ़ौज को जो है निशाना बनाया जाए। क्योंकि आप फ़ौज को अगर निशाना बनाएंगे तो आप पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज कर देंगे, रियासत को डिस्टेबलाइज कर देंगे। तो ये टारगेट हो रहा है। दूसरी तरफ आप, कल मैंने आपको बताया था कि एहतजाज अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हुआ। अच्छा, अब उसके ऊपर जो है एक अजीब सी बहस जो है वो शुरू हुई है, और वो बहस जो है
یہ ہے کہ یہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف نے کروایا یا پاکستان تحریک انصاف نے نہیں کروایا. عمران خان صاحب سے آج کی جو گفتگو ہے رپورٹرز کی جیل کے اندر سے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف نعروں کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن احتجاج ہمارا ہے اور ہمیں جو ہے وہ آدھے ووٹ جو ہے اس الیکشن کے اندر ملے اور باقی جماعتوں کو آدھے ووٹ ملے ہیں, تو یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں جو ہے وہ تمام کی تمام حکومت دی جائے, تو آڈٹ کروایا جائے الیکشن کا. تو وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ چیئرمین, یا ان کو عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے, یا وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جھوٹا ہے, کیونکہ آپس میں ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں میچ ہی نہیں کر رہی ہیں. اگر بیرسٹر گوہر صاحب کی اگر آپ سٹیٹمنٹ دیکھیں تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تحریک انصاف والوں کا تو نہیں تھا, انہوں نے تو نہیں آرگنائز کروایا تھا, عمران خان صاحب اون کر رہے ہیں. تو یہ جو فیصلے ہیں کون لے رہے ہیں, کون کر رہا ہے؟ عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کے جو ہے وہ نشانے بازی کر رہے ہیں کہ لگ گیا تکا تو لگ گیا, لیکن باہر سے جو لوگ ہیں ان کی پالیسیز ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہیں. تو پہلے معاملہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو مرجر کا تھا اس کے اوپر بھی مختلف رائے پائی جا رہی ہیں. کوئی کہہ رہے عمران خان نے فیصلہ کیا تھا, کوئی کہہ رہے کہ جی نہیں عمران خان کا فیصلہ نہیں تھا, یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا تھا اور بڑا غلط فیصلہ کیا تھا ان لوگوں نے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھے ہی نہ کہ یہ فیصلہ کس نے کیا اور کس نے نہیں کیا. علی امین گنڈا پور صاحب کا آپ کو پہلے پتہ ہے کہ وہ جا کے ملاقات کر رہے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی پالیسیز کو لٹرلی انہوں نے رد کیا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اندر میرے خلاف جو ہے وہ درخواست آئی ہوئی ہے اور مجھے جو ہے نااہل کر دیں گے تو مجھے وزارت اعلیٰ سے جانا پڑے گا. نہیں جانا چاہتے, جس کو آپ اختیار دے دیں, جس کو آپ طاقت دیتے ہیں وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو پی ٹی آئی کا جو اندرونی معاملات ہیں وہ خراب ہیں. عمران خان صاحب کی جو پرولونگڈ جیل ہے لمبے عرصے کی, انہوں نے اس کو بہت ویک کر دیا عمران خان صاحب کی اتھارٹی کو, اور مزید جو ہے عمران خان صاحب کی اتھارٹی آپ کو ویکن ہوتی ہوئی نظر آئے گی اگر معاملات اسی طرح چلتے رہے. اور جو کیسز پینڈنگ ہیں ان سے نظر یہی آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ لمبے عرصے کے لیے ابھی اندر ہی رہیں گے, اور پارٹی کی جو انکریزنگلی طاقت ہے فیصلہ کرنے کی وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں آئے گی. فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.